सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से भारत में जो मार्केटिंग का ऐतिहासिक विकास हुआ है या जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम भारत में मार्केटिंग को देखते हैं, तो उस टॉपिक को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आज हम जो मार्केटिंग का जो स्वरूप देखते हैं बाज़ार में या अर्थव्यवस्था में, तो आज जो मार्केटिंग स्टाइल्स हैं या जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, क्या आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले 200 साल पहले भी क्या ऐसा ही था, या उससे पहले जो है वो मार्केटिंग कैसे थी या किस रूप में होती थी। क्योंकि दुनिया में व्यापार नाम की जो व्यवस्था है वह तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो हम इसको इस रूप में आज समझेंगे कि किस प्रकार से मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो भारत में यदि हम विपणन की बात करें तो हम इसको 5 भागों में बांट करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इसके जो ऐतिहासिक विकास है मार्केटिंग का, इसको हमने 5 स्टेजेस में या 5 चरणों में विभक्त कर दिया है ताकि समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामंतवादी युग की। सामंतवादी युग या राजशाही युग, जिस ज़माने में यूँ कह लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था उस समय राजशाही या सामंतवादी युग था। और उस ज़माने में जो संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक कृषि प्रधान थी या एग्रीकल्चर बेस्ड थी। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती का काम करते थे और खेती के माध्यम से जो उपज होती थी या जो प्रोडक्शन होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे, या वही उनके उत्पादन का जो सोर्स था, वही उनकी आजीविका का भी सोर्स था। लेकिन वो जितना भी उत्पादन करते थे वो सारा का सारा उत्पादन उनके काम में नहीं आता था। तो सारा उत्पादन उनके काम में नहीं आने का मतलब ये था कि जो प्रोडक्शन बच जाता था काम में लेने के बाद में, उस प्रोडक्शन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए फिर उन्होंने व्यापारवाद या जिसको हम व्यापार कहते हैं, व्यापार की जो शुरुआत है वो उस ज़माने से मानी जाती है जबकि सामंतवादी युग था। तो उस समय व्यापार की आवश्यकताओं के कारण विनियोग की जो आवश्यकताएं थी वो भी समन्वित हो गई, क्योंकि जब एक्स्ट्रा हमारे पास होता है या जब हमारे पास सेविंग्स होती है तो फिर एक स्वाभाविक सी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको, या उसका हम विनियोग करना चाहते हैं ताकि हम उस इन्वेस्टमेंट पर और अधिक धन कमा सकें या और अधिक लाभ ले सकें। तो पूरे वर्ल्ड की जो कम्युनिटी थी उसने अपने प्रोडक्शन को इस रूप में डेवलप किया कि जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा हम उसका बिज़नेस करेंगे या व्यापार करेंगे। तो व्यापार जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन से पहले भी कुछ क्रियाएं करनी होंगी, उत्पादन के दौरान करनी होंगी, और उत्पादन होने के बाद जब वह बेचा जाएगा तब भी करनी होंगी। तो कहने का आशय यह है कि विपणन के जो आवश्यकता थी या जो विपणन का जो स्वरूप था उस ज़माने से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है, जबकि सामंतवादी युग था। तो यह विपणन का एक प्रारंभिक विकास का एक क्रम था, या ये इसका फर्स्ट स्टेज था, जबकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी और जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं ही उत्पादन का कार्य करते थे। अब बारी आती है सेकंड स्टेज की, यानी कि दूसरा चरण। मार्केटिंग का ऐतिहासिक विकास का जो द्वितीय चरण है वो फैक्ट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी या जैसे जैसे एक देश की सीमाओं से दूसरे देश की सीमाओं में लोगों का आवागमन बढ़ा या संपूर्ण विश्व में विकास का जो प्रतिमान था वो स्थापित होने लगा, या डेवलपमेंट के रूप में लोग एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे, या बड़े पैमाने पर जिसे हम कहें कि उत्पादन की आवश्यकताएं जो थी वो अनुभव की जाने लगी। तो बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करने की आवश्यकताएं महसूस की जाने लगी तो उसके लिए फिर फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कल कारखानों की स्थापना होने लगी। तो कल कारखानों की स्थापना होने का आशय यहाँ पर यह है कि साथ ही साथ इससे मशीनीकरण का भी जो युग था वो उसकी भी शुरुआत हुई। लेकिन इसके साथ
इसके साथ ही जितना भी प्रोडक्शन उन कारखानों में या फैक्ट्रियों में होता था वो सारा का सारा प्रोडक्शन स्थानीय जो बाज़ार थे या लोकल मार्केट थे उनमें नहीं बिक पाता था, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा था और इतनी डिमांड होती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सेस प्रोडक्शन था उसको बेचने की प्रॉब्लम उस समय थी। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर दलाल या जिसको हम मध्यस्थ कहते हैं वो जो है और एक श्रृंखला उनकी या एक ऐसी चेन डेवलप हुई जिसको कि हम मध्यस्थ के रूप में या दलाल के रूप में जानते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो अधिक उत्पादन था वो खरीद लेते थे और या उन अधिक उत्पादन जो होता था व्यापारियों को इस बात का वो एक प्रकार से आश्वासन कुछ दूसरे लोगों के माध्यम से दिलवाते थे कि भाई उनका जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा वो दूसरे लोगों द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो निर्माता थे या जो उत्पादक थे या जिनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता था उन्होंने केवल और केवल मात्र अपना जो सारा जो काम था या अपना जो सारा का सारा ध्यान था वो केवल उत्पादन पर ही और कर लिया, या उत्पादन पर ही वो अपना सारी का सारा समय सारी अपनी एनर्जी जो है वो उत्पादन के लिए या प्रोडक्शन के लिए ही देते थे। और वो केवल ये सोचते थे कि भाई हमें तो केवल प्रोडक्शन करना है और जो सेलिंग का काम है वो हमें नहीं करना है, बल्कि ये सेलिंग का काम तो हम दूसरे लोगों के माध्यम से करा लेंगे। तो यही जो दूसरे लोग थे जो कि माल बेचते थे, बनाने वाले लोग अलग थे और बेचने वाले लोग अलग थे। तो जो बेचने वाले लोग थे वो लोग या जिनको कि हम मध्यस्थ श्रृंखलाओं के रूप में देखते हैं उन्हीं को हम थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या सेलिंग जो एजेंट्स थे उनके रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले लोग अलग थे और जो प्रोडक्शन था या जो वस्तुओं का उत्पादन होता था वो प्रोडक्शन दूसरे लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद लिया जाता था और फिर उसको आगे बेचा जाता था। तो इस रूप में हम देखें तो जो जिसको हम कहते हैं थोक व्यापारी या जो बड़ी मात्रा में थोक में या बड़ी मात्रा में जो माल खरीद लेते हैं, और उसके बाद में रिटेलर्स यानी कि फुटकर व्यापारी एंड देन सेलिंग एजेंट्स, ये एक लेवल जो है वो डेवलप होने लगा। ये सेकंड स्टेज था। ये सेकंड स्टेज 1930 तक लगभग ये चलता रहा, क्योंकि 1930 तक वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो एक यूँ कह लीजिए कि एक स्थिरता के साथ और तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1930 में फिर एक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी कमी देखी जाने लगी, या जिसको कि हम मंदी का दौर कहते हैं, वो मंदी का दौर 1930 में प्रारंभ हुआ। तो 1930 की जो मंदी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और क्योंकि इस दौरान जो कंपटीशन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि माल बेचने में बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, क्योंकि जो ये दलाल सिस्टम था या जो मध्यस्थों की जो श्रृंखलाएं थी, यानी कि जिन्हें हम थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या सेलिंग एजेंट्स के रूप में देखते हैं, उस रूप में काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन को सेल करने में भी और इन सब के बीच में समन्वय के अभाव के कारण बड़ी कठिनाइयां जो है वो महसूस की जाने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में फिर निर्माताओं ने माल को बेचने की कठिनाइयों को दूर करने को ध्यान में रखते हुए और केवल इन मध्यस्थों पे ही निर्भर रहना और पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने विज्ञापन का सहारा लेना शुरू कर दिया। यानी एडवर्टीजमेंट्स जो है वो निर्माताओं द्वारा किए जाने लगे। उससे उनका ग्राहकों से जो संपर्क है वो होने लगा, और फिर निर्माताओं को ये लगा कि हम इस काम का प्रबंध करके या इस काम का हम अच्छे से यदि हम इसको मैनेज कर लें तो हम फिर अपना जो ये काम है वो खुद ही कर सकते हैं। तो इस दौर में दो चीज़ें सामने निकल करके आई। एक तो जो सेल्स मैनेजर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट होने लगी, और दूसरी बात जो थी, निर्माताओं ने इस बात पर भी फोकस किया कि कैसे हम पर्सनल सेलिंग को डेवलप करें, ताकि व्यक्तिगत रूप से यदि हम विक्रय को बढ़ावा दें तो हम ये जो भी माल बेचने की जो कठिनाइयां हैं, यानी कि जो दलालों का प्रभुत्व है, हम उसको कम कर सकते हैं, या मध्यस्थों का जो प्रभुत्व है वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये दौर लगभग 1950 यानी 1930 से 1950 तक, ये लगभग 20 साल तक यही दौर रहा। और उसके बाद में
हमारा देश जब आज़ाद हो गया, यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे देश में परिस्थितियां बदली, राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, सामाजिक परिदृश्य में भी बदलाव आने लगे, सरकारी नीतियां जो हैं उनमें परिवर्तन हुए, नए नए नियम कानून अधिनियम बनने लगे, सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापनाएं होने लगी। इसी क्रम में बाजार में भी एक बड़ा व्यापक जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला। तो 1950 का ये जो दौर था, उस दौर में मार्केटिंग का जो डेवलपमेंट है उसको हम चौथे स्टेज के रूप में या चतुर्थ चरण के रूप में देखते हैं। इस दौर में जो बातें या जो मार्केटिंग स्टाइल्स या स्ट्रेटजी निकल कर के सामने आई, वह यह थी कि जो वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए हमें मार्केट का सेगमेंटेशन करना चाहिए, यानी कि बाजार का विभक्तिकरण करना चाहिए। साथ ही साथ कैसे हम माल ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें या हम अपनी बिक्री कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें विज्ञापन के साथ साथ विक्रय संवर्धन की जो तकनीकें हैं या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं उनको भी काम में लेना चाहिए। साथ ही साथ हम जो मार्केट्स हैं उन मार्केट्स में जो डिमांड है उसकी स्टडीज है या उसका जो अध्ययन है उस पर भी हम अपना ध्यान दें, और जो स्पेशलाइजेशन है यानी कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और जो स्पेशलाइजेशन है विशिष्टीकरण है उसको भी हम काम में लें, यानी ऐसी वस्तुएं बनाएं जो पर्टिकुलर कस्टमर को या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। तो ये चौथा स्टेज था, और ये चौथा स्टेज जो है वो लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन यह स्टेज जो है उसमें भी बहुत सारी कमियां महसूस की जाने लगी। तो उन कमियों को देखते हुए फिर धीरे धीरे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से जो है उसमें हमें परिवर्तन या बदलाव देखने को मिले। हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी, ऐसे ही फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ये हम स्वरूप देख रहे हैं। तो इन पिछले कई वर्षों में जिस तेज़ी से बाज़ार में परिवर्तन आए हैं, सरकारी नीतियाँ नियम बदले हैं, उससे हमारी जो मार्केटिंग है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ये जो मार्केटिंग की जो स्टाइल्स हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी बदल गई है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो कंप्यूटर आधारित जो तकनीक है उसका भी प्रयोग बढ़ गया है, और जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्वरूप भी काफ़ी बदल गया है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस अब यूनिट बेस्ड जो बिज़नेस है या यूनिट सिस्टम जो है इसमें लागू हो गया है, या यूनिट बेस्ड जो बिज़नेस है वो किया जाने लगा है। इस क्रम में हम देखें तो ग्राहक की जो संतुष्टि है उस पर अब काफ़ी बल दिया जाने लगा है। आज से यदि हम 50 साल 60 साल पहले की बात करें तो उस दौर में ग्राहक की संतुष्टि पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, जबकि आज हम बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार टोटली हम देखें तो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। ग्राहक की संतुष्टि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ग्राहक क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी भावनाएं कैसी हैं या उसकी राय कैसी है, वो किन वस्तुओं को काम में लेकर के संतुष्टि अनुभव करता है, या उसकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो इनोवेटिव भी हो और जो आज का जो कस्टमर है या जो टेक्नोलॉजी को काम में लेने वाला जो कस्टमर है, यूथ है या युवा वर्ग है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे या जीवन को आसान बनाए, जीवन में कंफर्ट लाए, सुविधाजनक बनाए, और तकनीक के साथ साथ इसको किस रूप में हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये जो दौर है ये विपणन का आधुनिक दौर माना जाता है, क्योंकि इस दौर में एक तो मार्केटिंग की टेस्टिंग होने लगी है, मार्केटिंग के लिए रिसर्च होने लगी है, रिसर्च बेस्ड जो डेटा है उस डेटा के बेस पर फिर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या मार्केट का सेगमेंटेशन होता है, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मार्केटिंग है वो भी डेवलप होने लगी है। तो पिछले यदि हम कुछ सालों की बात करें तो उन पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बिज़नेस की जो है वो बढ़ गई है, या सरकार ने भी कुछ ऐसे कानून नियम बनाए हैं जिससे कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम CSR के नाम से जानते हैं, इस रूप में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ है,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इकोनॉमी का वो भी काफ़ी तेज़ी से बदला है। पॉलिटिकली भी यदि हम देखें तो राजनीतिक परिदृश्य भी काफ़ी बदल गया है। वैश्विक स्थिति में देखें या हमारे देश में देखें तो जो सरकारें हैं वो भी जो नीतियां बना रही हैं या जिन नीतियों के आधार पर काम कर रही हैं उन नीतियों को भी ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग की जो स्टाइल्स हैं या स्ट्रेटजी है वो बदल रही है। लीगली भी हम देखें कि बहुत सारे कानून जो 40-50 साल पहले जो बने थे उनमें भी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप या आज की जो एक आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो कानूनी बदलाव, कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी बदल गई हैं या उनमें भी काफ़ी संशोधन हुए हैं जो कि समयानुकूल भी हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है या जो आज की जो मार्केटिंग स्टाइल्स हैं, मार्केट है या मार्केट का पूरा सिनेरियो है वो काफ़ी बदल गया है। या यूं कहें कि बदलाव तो होना ही था या होता ही है, या बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि स्थायी है। कभी भी बाजार का स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा ही उसमें बदलाव होते रहते हैं। आने वाले समय में भी बदलाव निश्चित रूप से होंगे। तो जो बदलाव होंगे उसके लिए भी हमें तैयारी करनी होगी। एज ए बिजनेसमैन यदि हम देखें तो हर एक बिजनेसमैन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केटिंग को भी अपने दिमाग में रख करके चलता है। वो ये भी देखता है कि कैसे मार्केटिंग का प्रमोशन होगा या वर्ल्ड लेवल पर या जिसको हम वैश्विक स्तर पर हम देखें तो जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ रहा है और खर्च करने की जो लोगों के जो खर्च करने की आदतें हैं उनमें काफ़ी बदलाव हुआ है। आज हम देख सकते हैं सड़कों पर 20-20, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है और लोगों ने बचत के स्थान पर या जिसको हम कहें कि मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो थोड़ी सी यदि उनकी इनकम बढ़ती है तो वो फिर अपर क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, या जो आय के स्तर के आधार पर उनको हम देखें तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। ऐसे ही यदि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं या जो मध्यम वर्गीय स्तर है उससे यदि नीचे के लोग हैं तो उनके जब आय बढ़ती है तो वो मध्यम स्तर के जीवन को जीने की ओर अग्रसर होते हैं। तो उपभोक्तावाद के साथ साथ हम यदि देखें तो जो संसाधनों का जो अधिक उपयोग है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें समय समय पर मार्केटिंग को इस रूप में भी देखना चाहिए कि लोगों के जीवन जीने का जो पर्सपेक्टिव है या जो लिविंग है वो निरंतर परिवर्तनशील है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केटिंग करनी होगी। तो इस वीडियो में अभी के लिए हम यहीं इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आज का जो इंडियन पर्सपेक्टिव है मार्केटिंग का उसको कई रूपों में, यानी कि हम उसको रूरल मार्केट के रूप में देखेंगे, हम उसको एग्रीकल्चर के रूप की जो मार्केटिंग है हमारे देश में उस रूप में देखेंगे, और जो आज सर्विस सेक्टर हम देख रहे हैं उसको भी हम एलेबोरेट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।